समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बातें समान हैं वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 में रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़ें? चित्रलेख आपको ध्यान है? आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। ये चित्र में बहुत सारे चित्र दिखाई गए। जूठन की कहानी पहले दिखाया गया है। अधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? इस पर आप से में विचार कीजिए, आपस में विचार कीजिए। भारत का संविधान हर नागरिक भारतीय नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म अथवा उनके अमीरी या गरीबी होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतना ही है जितना किसी भी और व्यक्ति के वोटों की है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैयों ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इस तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा विचार बनाती है, बड़ी कंपनी के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संस्थानों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधन की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घर का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति के संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी वास्तव में, जबकि उनके पास किराए देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीनों भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसीलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि ये गोल 01 SDG सतत विकास लक्ष्य, एक गरीबी का अंत, नो पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इन एंटी इट्स फॉर्म एवरीवेयर, WW इन UNDP ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव की प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव है, कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिलते जुलते ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और दूसरी
कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधा के अभाव जैसी कई मिलते जुले कारणों से पैदा हुई हैं। समानता के लिए संघर्ष दुनिया भर में तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। वे लोग हैं जो अपने साथ या अपनी समान किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसीलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इस धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकारों के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ी। ऐसे तमाम ये चित्र में दिखा रखा है 2011। हाँ, भारत में एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी या मुस्लिम समुदाय है और इनमें से भी विशेष महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित है और 8.6% आदिवासी हैं। गोल 010 SDG रिड्यूस द इनइक्वलिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। सतत विकास लक्ष्य को कम करने के लिए WWI UNDP ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी हो? ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। तब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी ये बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायदों में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूल से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से ये नदी तावा नदी का जलाशय दिखाया गया है जिसका नाव लिए मछुआरा खड़ा है। संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तावा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों को एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महोदय पहाड़ियों से निकलने वाला तावा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बेतुल होती हुई आती है। तावा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ। यह 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ा बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब
करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का बहुत एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और इस उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। और यह फोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूबे में आए इलाके की। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, इनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। ये चित्र देख सकते हैं आप। तावा मत्स्य संघ गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या आप सोचते हैं कि तावा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों की धमकी देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वाले ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तावा मत्स्य संघ नाम का एक संगठन को बनाया गया। नवगठित तावा मत्स्य संघ टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए गांव बांधों में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की और समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने। ये जिला होशंगाबाद में आदिवासी मत्स्य उत्पाद सहकारी संगठन के लिए निकली महिलाएं की अनुशंसा की। 1900 किया कि तावा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तावा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तावा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थ में आरंभ हुआ। तावा मत्स्य संघ टीएमएस के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती, सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। तावा मत्स्य संघ के जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तावा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशयों में मछलियों को ठीक ढंग से पालने बढ़ने की स्थिति मिले। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दिया कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी दे देते हैं। ये ऊपर चित्र में ऊपर टीएमएस के सदस्य की एक रैली विरोध करते हुए ऊपर सहकारी समिति का एक सदस्य मछली तोलती हुई। क्या आप अपने जीवन में एक ऐसे उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? क्या यह प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना अधिकार के अभियान में लिखा गया है। जानने का हक मेरे सपनों को ये जानने के हक रे क्यों सदियों से टूट रहे हैं इन सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे क्यों गांव गांव चलने पड़े हैं क्यों बस का निशान नहीं। मेरे भूख को ये जानने का हक रे क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुट्ठी भर ध्यान अन्न नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरे बच्चे को ये जानने का हक रे क्यों रातों दिन करे मजदूरी क्यों साला मेरे गांव
में नहीं। उपर्युक्त गीत में से आप कौन सी पंक्ति प्रिय लग रही है? मेरी भूख को ये जानने का हक रे। इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है? क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित ऐसी कोई गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिससे मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? ये असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिवृत्ति, लैंड फर्स्ट ज्वाइन अस 18 जून 2000 फॉर एकता परिसंवाद। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्टित करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलाना भी सिखाती है। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। न्याय के लिए एक किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता के तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का। संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेजों की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्तियों और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है के इस जो लोकतंत्र के इस ये महिला 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा का 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस जूरी ने इस सच्चाई को उभरने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते ही जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यवसायिक घराने का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसान की बेहद कम आय होने, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा। समता समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान में क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? संदर्भ द्विजायु अपरजीत गोयल 2010 फ्यूचर ऑफ मिड डे मील्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्हीकल। रुकिया हुसैन रुकिया सखावत 1905 पुनः मुद्रण 1988 सुल्तान ड्रीम फेनिस्टी प्रेस न्यूयॉर्क। कुमार कृष्ण 1986 गुरुई अप मेल सेमिनार 318। मुजिमदार इंद्रणी 2007 वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन द इम्पैक्ट ऑन वीमेन्स वर्कर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया। स्त्री कोलकाता। मीट मार्गरेट 1928-1937 संस्करण ई गोइंग अप इन समाओ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वाशिंगटन डीसी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद HTPWW में मिसी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशंस इथिक्स % 20 रेगुलेशंस 2012 PDF। पार्क रोजा 2000 क्वाइट ईस्टर्न ग्रेट रैपिड्स जॉन्ड्रस मिशिगन। रमा सुंदरी देवी 1999 में वर्ल्ड
टू विन तनिक सरकार का अनुवाद और उन्हीं की भूमिका के साथ जुबान नई दिल्ली में लिया गया। राज तीर्थ 1999 में ग्रेड एंड रिसेप्शन एंड स्मॉलर इंडस्ट्री स्टडी ऑफ तमिलनाडु पावरलूम्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वकील उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल खेत मजूमदार समिति ऑफ ऑर्गेनाइज वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हाकिम से केस फैसले की तारीख 6 मई 1996 एचटीपी जुडिशकर एनआईसी सुप्रीम कोर्ट इमेज एपेक्स फाइल नेम 15597 वाल्मीकि ओम प्रकाश 1997 जूठन राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियल मेडिसिन एंड द हेल्थ प्रोडक्ट HTTP WHO इन मेडिसिन सर्विस इन ENE W इन UNDP ऑर्गेनाइज सतत विकास लक्ष्य SDG WWC heads organizations rethink policy very final PDF WW in India organization जुबान 1996 पोस्टर वीमेन अ विजुअल हिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया जुबान नई दिल्ली से लिया गया। भारत राजनीतिक में लद्दाख लेह जम्मू कश्मीर श्रीनगर हिमाचल प्रदेश शिमला देहरादून उत्तराखंड चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दिल्ली नेपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ राजस्थान जयपुर मध्य प्रदेश भोपाल गुजरात गांधीनगर सिक्किम दादर नागर हवेली दमन एंड दीव मुंबई महाराष्ट्र गोवा पणजी हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक बेंगलुरु माहे एंड पुडुचेरी लक्षद्वीप कारती तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु पुडुचेरी कारिकल पुडुचेरी चेन्नई आंध्र प्रदेश से हो गया पनाम यनम पुडुचेरी छत्तीसगढ़ रायपुर उड़ीसा भुवनेश्वर झारखंड रांची पटना बिहार पश्चिम बंगाल कोलकाता बांग्लादेश अगरतला आइजोल मिजोरम म्यांमार कर्क रेखा इम्फाल मणिपुर कोहिमा नागालैंड प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ईटानगर दिसपुर शिलोंग भूटान सिक्किम इधर नेपाल हो गया। ये संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऊपर जो दिखाए गए काले वाले राज्य सीमा थोड़े हल्के वाले है राजधानी बिंदु काले वाले और लाल वाले राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बारे में दिखाया गया। भारत सरकार प्रतिलिपि 2000 आंतरिक विवरण को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाश का है। भारत समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बाहर समुद्री मील की दूरी तक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के प्रशासनिक मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 19 अनुसार दर्शाई गई है, परंतु अभी भी सत्यापित होनी है। भारत के बाह्य सीमाओं और समुद्री तटीय रेखाओं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख प्रधान प्रतिलिपि से मेल खाती है। इस मानचित्र में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच की राज्य सीमाएं संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। इस मानचित्र में दर्शाती नामों के अक्षर विन्यास विभिन्न सूत्रों से द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान दिल्ली आयोजित स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान 6 अक्टूबर 2016 से जनवरी 17 तक विद्यार्थी को नियमित विषयों पर जानकारी दी जाएगी। यातायात नियम यातायात संघ सिग्नल मार्गदर्शन चिन्ह जूनियर से माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता मेडिसिन माध्यमिक विद्यालय के वाद विज्ञान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जनवरी 2007 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान अंतिम राउंड प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। 850 से अधिक स्कूलों के लगभग 10 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। आकर्षक पुरस्कार है। दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए तैयार रहती है, आप इससे जुड़ सकते हैं। क्या आप अपने स्कूल सड़क सुरक्षा से संबंधित किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है? सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस NICP या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे HTP मॉर्थ रोड सेफ्टी NICP सड़क सुरक्षा के बारे में लघु फिल्मों के लिए लॉग इन करें। HTP ट्रांसपोर्ट तेलंगाना गवर्नमेंट इन